हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है ऐसा वीडियो मैं कब बनाता हूँ जब मैं सो के उठता हूँ या कुछ काम कर रहा था। उठ तो मैं काफ़ी जल्दी गया था, तो वैसे ही बैठा हुआ था, काफ़ी देर से पड़ा हुआ था बिस्तर पे। फिर उठा, थोड़ा फ्रेश हुआ, कॉफ़ी बना के पी रहा हूँ। 2 महीने बाद ये दूसरी कॉफ़ी, एक कॉफ़ी कल पी थी, एक आज पी रहा हूँ। ये ऑप्शंस के नुकसान होते हैं, रखी है कॉफ़ी तो चलो पी ली, पर 1 कप से ज़्यादा मैं पीता नहीं। कल किसी ने लाइव में पूछा था, अभी मैं बैंकॉक में हूँ, कल ही आया था पटाया से, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो कल लाइव हुआ था मैं यहाँ से आस्क राकेश पर, आज मनी इज नथिंग पर लाइव होऊंगा। तो उसमें किसी आदमी ने एक सवाल पूछा था कि आपने जीवन में जो भी अचीव किया है उसको आप कैसे मेजर करते हो, कैसे मापते हो। इंग्लिश में था तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर 1-2 लोगों ने उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक मायने में देखने में वो सवाल वैल्यूएबल लगता है कि मतलब बड़ा भारी भरकम शब्द है ना, जीवन में जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उनको आप कैसे मेजर करते हो, मन मापते हो, कैसे देखते हो। तो मैं बड़ा हल्के अंदाज में ज़िंदगी जीता हूँ। मैंने आपको बताया कि ज़िंदगी को हल्के में जियो, पर कभी हल्के में मत लेना। तो मैं बहुत हल्के अंदाज में ज़िंदगी जीता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैंने क्या हासिल किया, मेरे से क्या छूट गया, या मेरे को दुनिया की वजह से क्या छूट गया, या दुनिया से लड़के मैंने क्या हासिल किया। मैं ये सब चीज़ें मेरे अंदर है ही नहीं, चलती नहीं है। अगर चलेगी तो नाराज़गी होगी और हासिल करने का जज्बा होगा, फिर वो रैट रेस में ना चाहते हुए शामिल हो जाऊंगा। और ऐसा मैं इंटेंशनली नहीं करता। ये पिछले कुछ सालों के बदलाव है कि मेरा ध्यान ही नहीं जाता। अब मैं अपनी पिछली जिंदगी के किसी भी इंसान से मिलूं तो मैं कभी भी ये ध्यान नहीं आता मुझे कि इस आदमी की वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर पाया, या ये उस समय ये साथ देता, या ऐसा होता वैसा होता, या देखो मैंने कर दिखाया, देखो मैंने हासिल कर लिया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी तो मैंने शुरू किया है। मुझे जो अचीवमेंट तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो पहली बात तो गोल, टारगेट, अचीवमेंट्स वगैरह को दिखता ही नहीं हूं। पर फिर भी अगर मैं अपने आप को मापूं, नतीजों को नहीं, अपने आप को अगर मैं मापूं, अपने आप को मेजर करूं, तो मुझे लगता है कि मुझे जहां जो मुझ में क्षमताएं हैं, अगर मैं उन क्षमताओं को डेवलप करूं तो मैं जहां हूं यहां से बहुत आगे होना चाहिए था या होऊंगा। पर इस बात का मलाल नहीं है, इसका किसी के ऊपर कोई ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं, किसी कोई गिला शिकवा नहीं है। आज जो क्षमताएं हैं मैं वहां हूं। मेरे अंदर कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिनको मैं डेवलप करूंगा तो मैं वहां पहुंचूंगा। तो अभी तो शुरू हुआ है सफर, और मुझे पता नहीं कि आप लोग इसको कैसे अचीवमेंट कहते हो। मैं इसको मतलब अचीवमेंट ही नहीं मानता। आप मेरे 3 साल पुराने वीडियो उठा के देख लो, मैंने उसमें कई वीडियो में ये बात बोली है कि अगर आप अक्लमंद बने तो अक्लमंद बनने का सबसे जो पहला और सबसे हल्का और सबसे निचला जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, जो नतीजा आपको मिलेगा, वो बहुत सारा पैसा होगा, बहुत सारी पॉपुलैरिटी होगी, प्रसिद्धि मिलेगी, धन दौलत मिलेगी। ये तो सबसे निचला इनाम है। तो मैं इसको बहुत निचला, मैं मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं देशों में घूम रहा हूँ, वहां रहता हूँ होटलों में और ये सब चीजें, मैं नहीं इसको इस एंगल से देखता, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो बहुत हल्का इनाम है। ये तो जरा सा बेबी स्टेप में, पहले स्टेप में मिलने वाली चीजें थी। इसी वजह से कोविड के बाद जब 1.5 साल घर में खाने को भी रोटी नहीं थी, तो मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं, डरा नहीं। मेरे को बहुत सलाह आई, घर बेच दो, घर बेच करके कोई छोटा घर ले लो, डिफरेंस अमाउंट से कुछ काम कर लो। मेरे कई दोस्तों ने मुझे बोला कि भाई अगर आपको कोई स्टैंड होने के लिए कुछ हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं। मेरी वाइफ ने कई सजेशन दिए। वो बेचारी बहुत डरती थी कि कैसे होगा, ये आदमी तो कुछ कर नहीं रहा, कैसे होगा, कैसे होगा। क्योंकि उनकी नज़र में करने का मतलब वो है जो भीड़ करती है। मुझे मालूम है कि अगर मैं समझदार बन गया तो मैं ये भीड़ को अपनी तरफ ले आऊंगा। मतलब ये भीड़ जो है ये कुछ लोगों के लिए काम करती है। ये भीड़ को लगता है कि वो अपने लिए काम कर रही है, ये अपने लिए पैसा कमाती है और दूसरे के लिए पैसा बनाती है। मैं डैम श्योर था, घर में पैसे नहीं होते थे, मैं घबराया नहीं, मैं कभी नहीं घबराया। चेहरे पे कभी कोई शिकन आई ही नहीं, डर ही नहीं लगा। अब सोचो तब डर नहीं लगा तो अब क्या होगा। आज मुझे डर लगता है, आज मुझे डर लगता है। इस थंबनेल का टाइटल ही बनाऊंगा कि आज मुझे डर लगता है।
किससे डर लगता है? मुझे अपने आप से डर लगता है कि मुझे डर नहीं लग रहा। अब डर नहीं लग रहा तो मैं कुछ भी बोल रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। जो मैं बोलता हूं, मेरा 80% कंटेंट तो मैंने अभी रिलीज ही नहीं किया है, अब वो धीरे धीरे लीक हो रहा है। और वो कहीं लिखा नहीं है, कोई दिमाग में कोई लाइनें नहीं है, मतलब कुछ अलग सोच है जो प्रेजेंट करने से मैं रोकता था अपने आप को, अब वो धीरे धीरे प्रेजेंट हो रही है। मैं कुछ भी बोल रहा हूं, लाइव में कोई भी सवाल आ रहा है, सेक्सुअल डिजायर का सवाल आ रहा है, अय्याशी का सवाल आ रहा है, हस्त मिथुन का सवाल आ रहा है, पंजाब के ऊपर अभी किसी ने खालिस्तान होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पर पूछा, कुछ भी। और मैं ये नहीं कह रहा मेरे जवाब सही है। पहली बात तो मैं आज से कुछ महीनों पहले मैं जवाब देता था, आप सवाल करते थे और मैं आपको जवाब देता था। अब मैं जवाब नहीं देता हूं, अब आप सवाल करते हो, मैं अपनी राय रखता हूं। जवाब देने में एक जिद होती है, एक अहंकार होता है कि ये मेरा जवाब है और ये सही है। राय में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये मेरी राय है, ये बदली जा सकती है। आज ये राय ऐसी है, कल ये राय, अगर आप कोई बेहतर कंटेंट दोगे तो राय चेंज भी हो सकती है। तो पहले मैं अपनी बात रखता था मजबूती के साथ, मुझे पता है आपके हर सवाल का जवाब मुझे पता है, तो मैं जवाब देता था। अब मैं जवाब नहीं देता हूं, मैं राय रखता हूं अपनी, कि मैं ये सोचता हूं, गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं। आज मैं ये सोचता हूं, जो आज सोच रहा हूं ये कल भी यही सोचूंगा, ये जरूरी नहीं है। जो सोच रहा हूं वो अपनी राय रख रहा हूं। आप उसमें से क्या पिक करते हो वो आपकी मर्जी। तो मुझे राय रखने में डर नहीं लग रहा। कल लाइव में एक आदमी ने और बोला कि तार्किक होना अच्छी बात है। ऐसा तार्किक होने का क्या फायदा जिसमें 100 में से 90 लोग नाराज हो जाए। अगर 100 में से 99 लोग गलत है और वो नाराज हो जाते सही बताने पर, तो क्या वो एक आदमी को भी उनकी तरह ही हो जाना चाहिए? तो फिर जिंदा का है, फिर तो मुर्दों का देश बन के रह जाएगा, जिंदा लाशें घूम रही हैं। तो मुझे अपने आप से बहुत डर लगता है कि मुझे डर नहीं लग रहा, और इस चक्कर में मैं फंसूंगा, क्योंकि दुश्मन पलेंगे, क्योंकि आप तो किसी के ऊपर भी कुछ भी बात बोल रहे हो। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही नहीं है, वो मेरी राय है। आप उसे गलत साबित करो, मैं माफी भी मांगूंगा और अपनी राय में करेक्शन भी करूंगा कि हाँ यार मैं गलत था, मेरी राय ऐसी थी, पर एक्चुअली में फैक्ट ये है। आप गलत तो नहीं साबित कर रहे हो, आप मेरी राय को करेक्ट तो नहीं कर रहे हो, कह रहे हो तू बोल क्यों रहा है, तू भगवान के ऊपर, आप साबित करो भगवान है। तो आप बोलोगे आप साबित करो भगवान नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं कि भगवान है या नहीं है मुझे नहीं पढ़ना। इसमें इमोशनल लोगों का देश है, जहां पे किसी को भी कुछ भी बना देते हैं। एक किसान जो खेती करता है, पैसा कमाता है, वो उसका रोजगार है, उसे आप अन्नदाता बना देते हो। एक फौजी जो अपनी सिक्योर भविष्य के लिए आर्मी में जाता है मैक्सिमम, और ये जो भी बात बोल रहा हूं 100% नहीं है, 100% जीवन में कुछ नहीं होता, पर मैक्सिमम, मैंने बहुत आर्मी वालों से, बहुत मैंने ये पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों से बात करी, तो मेरा पहला सवाल ये होता था कि आप कैसे आए फौज में या ये फोर्सेस में, कैसे आए? आपको मालूम होगा, जान के हैरानी होगी, 99% लोगों ने मुझे ये जवाब दिया, क्योंकि मैंने काफी ट्रैवलिंग करी है, लोग मिलते रहते हैं मुझे, कि हमारे घर में सारे गवर्नमेंट जॉब में थे तो मुझे भी जाना था। किसी ने बोला कि हमारे यहाँ भर्ती निकली थी तो आ गए। किसी ने बोला हम दोस्त थे सबने फैसला किया तो आ गए। किसी ने बोला कि वो मतलब क्या होता है कि मैं आर्मी में नहीं सिलेक्ट हो पाया तो फिर मैंने पुलिस का भरा तो मैं स्टेट में पुलिस में आ गया। मतलब सबके ये रीजन थे। मेरा फिर एक सवाल होता है, फिर व्हाट अबाउट देशभक्ति? तो कहते वो तो बाद में आई जाती है, और ये बात उनकी सही है। एक तो देशभक्ति हम सब में होती है, मुझ में नहीं है क्या? अगर मैं अपने देश में कोई कमी देखता हूं उसके बारे में बात करता हूं तो मैं गद्दार कैसे हो सकता हूं? मान लो ये मेरा घर है और इस दीवार पर कोई दाग है और मैं बोल रहा हूं ये दाग है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस दाग को साफ करना है, तो मैं क्या इस कमरे का दुश्मन हो गया? अगर मैं उस दाग को नोटिस नहीं करूंगा, उसको पहचानूंगा नहीं, तो उसको साफ कैसे करूंगा? और ये बात सही है कि ये लोग अपने करियर, अपने सिक्योर भविष्य के लिए, अच्छी शादी हो जाए इसके लिए गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं, जिसमें से यंगस्टर्स होते हैं बहुत सारा, उसमें फोर्सेस वगैरह में आते हैं और एक सिक्योर भविष्य के लिए भी आते हैं, ठीक है। बाद में इनमें इंटेंशनली देशभक्ति की भावनाएं जोश के साथ भर दी जाती हैं। आपको मालूम होगा कि फौज के अंदर भी हर धर्म के मोटिवेशनल गुरु होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं लड़ाई से पहले या हर जगह से पहले, हर सिचुएशन में। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर पेशे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप किसान की रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप फौजी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपको एक वैश्या की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उसका पेशा है और सबसे पुराना पेशा है। हम ऐसा क्यों करते हैं कि कुछ पेशों को हम नीची नजर से देखते हैं, कुछ पेशों को हम भगवान बना देते हैं?
ये जब चीजें, जब अभी ये तो सिर्फ 2-4 लाइनें बोली, इस पर डिटेल है। आप मुझे गलत साबित करोगे, नहीं नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, ये सही रीजन है, और उसके पीछे बेहतर एग्जाम्पल के साथ साथ बेहतर वो होना चाहिए सैंपल टेस्ट। ऐसा नहीं कि आपने एक किस्सा सुना और आपने अपनी राय बना ली। मैं ये जो राय बना के बैठा हूं, ये किसी एक फोर्सेस के या एक आर्मी के आदमी से बात करके नहीं मैं बात ये कर रहा हूं। और फिर जो उन्होंने बोला, भाई चलो मान लो मेरा सैंपल टेस्ट बड़ा है, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि भी बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि मैं कोई सर्वे तो करने के काम कर नहीं रहा, पर लॉजिक भी तो सही है ना। हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, तो सरकारी नौकरी का क्रेज कहां है? यूपी, बिहार, हरियाणा, इन लोगों के लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात है। आपको गुजराती फौज में कम मिलेंगे, क्योंकि गुजराती गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी कम भागते हैं। तो ये लॉजिक भी तो दिख रहा है ना सामने, तर्क मैच भी तो कर रहा है। अब क्यों ऐसा होता है कि ज्यादातर यूपीएससी में बिहार से लोग आते हैं? गवर्नमेंट जॉब की कहां दीवानगी है, तो वहां के लोग फिर सिक्योर भविष्य के लिए इन चीजों में जाते हैं। पंजाब में जो किसान है, उनके खुद के आधे से ज्यादा किसानों के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, अपने बड़े बड़े खेत और खेती छोड़ करके विदेशों में छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं और वापस आने का नाम भी नहीं ले रहे। और किसान खुद कर्जा उठा करके उनको बाहर भेज रहे हैं। किसान हो या फौजी हो या कोई भी हो, हर आदमी सबसे पहले अपने पेट के लिए काम करता है। पेट में रोटी होती है ना, तो देशभक्ति याद आती है। और अगर हर आदमी अपने लिए काम करे और समझदारी के साथ काम करे, इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। अगर हर आदमी ऐसा करेगा तो देश भी तो अपने आप तरक्की करेगा। कर कुछ रहे हैं, बाकी के लोग नारे लगा रहे हैं, वीर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जय जवान जय किसान। क्या सिर्फ जय जवान और जय किसान से देश चलेगा? बाकी अगर बाकी लोग काम करके टैक्स नहीं भरेंगे तो जवान को सैलरी कहां से दोगे आप? जवान को सैलरी कहां से दोगे आप? ये रक्षा बजट जो आता है, ये कहां से आता है? जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, वहां से रक्षा बजट बनता है, वहां से इनकी सैलरीज जाती हैं, वहां से वेपन्स आते हैं। तो हम इन्हें अगर हम बड़ा बना रहे हैं, तो उनका क्या जिनकी वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं? अगर हम जय जवान कहते हैं, तो आपके घर के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड एक डंडा लेके खड़ा है कि रात को अगर कोई चोर आएगा तो वो उसका सिर फोड़ के उसको भगाएगा, और उस चक्कर में वो अपनी जान भी गंवा सकता है, और उसको बदले में क्या मिल रहा है? एक छोटी सी सैलरी, वो भी उसकी एजेंसी कमीशन काट लेती है उसमें। फौजी भी तो देश की रक्षा, देश क्या होता है? देश की रक्षा इसलिए करी जाती है क्योंकि देश में लोग रहते हैं। वही काम आपका एटीएम के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है, क्योंकि उस एटीएम में लोगों के पैसे हैं, उसकी रक्षा करनी है। आपके घर के बाहर एक गार्ड खड़ा है, या आपके मोहल्ले में जो चौकीदार घूम रहा है, ये सब सेम कैटेगरी में ही तो आ रहे हैं। हम एक किसी को क्यों हम बड़ा बना रहे हैं? जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड जो एक डंडा लेकर के या एक बैंक के बाहर एक बंदूक लेके खड़ा है, उसकी तो जान ज्यादा खतरे में है। कितने केस ऐसे हुए हैं कि एटीएम में डिपॉजिट करने वाली वैन को लूटने के चक्कर में गार्ड को मार दिया, उसका नाम तक नहीं मालूम आपको। वो भी तो मरा ना रक्षा करते हुए। वो पैसा किसका था? पब्लिक का ही तो पैसा था। और एक जगह पर हम मूवी भी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक किसान मेहनत करता है, खेती करता है, फसल उगाता है, उस फसल को बेचता है और अपना पेट भरता है। वो फसल, वो वाली फसल नहीं उगाता है जिसमें लॉस होता है। वो फसल वो उगाता है जिसमें उसको प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉपर पेशेवर चीज है। कभी सुना है आपने कि किसान ने कहा कि नहीं नहीं मेरी इतने में कीमत में पेट भर रहा है, तो मैं एक काम करता हूं कि मैं इस अपने प्रॉफिट को नहीं लूंगा, ताकि क्योंकि मैं तो पब्लिक की भलाई के लिए काम करूं। नहीं, हर आदमी चाहता है उसको मैक्सिमम प्राइस मिले। इसमें गलत नहीं है, मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि बाकी की भीड़ क्यों 2-3 प्रोफेशन को इतना बड़ा बना रहे हो? एक पुलिस वाला जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपके घर आपको कोई धमकी देगा तो आप फौज में नहीं जाओगे, आप पुलिस वाले के पास जाओगे, पुलिस स्टेशन जाओगे। आपके घर में पानी नहीं आएगा तो आप एमसीडी के ऑफिस जाओगे, जो भी आपका वो क्या बोलते हैं उसको, जल का जो ऑफिस होता है। आपके घर में लाइट नहीं आएगी, आप बिजली वाले को। सब सिस्टम का ढांचा है, सब वहां पर अपना अपना काम कर रहे हैं और सबका इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, स्पोर्ट्समैन का क्या रोल है आई डोंट नो। अगर हम अपने हिंदुस्तान से सचिन तेंदुलकर का नाम हटा देंगे, सचिन तेंदुलकर नाम का कोई व्यक्ति आया था कभी,
और शाहरुख खान का या आमिर खान का नाम हटा दे, तो मुझे आप ये बता दो कि समाज में नुकसान क्या हुआ, इनकी जरूरत क्या है समाज में। इन्होंने केवल मनोरंजन करने के अलावा क्या किया है? अगर हम समाज से पुलिस को हटा देते हैं तो असामाजिक तत्व समाज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पुलिस की जरूरत है। डॉक्टर को हटा दें तो मर जाएंगे हम लोग बीमारियों से। डॉक्टर की जरूरत है। एक लैब की जरूरत है जो टट्टी पेशाब का टेस्ट करता है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि क्या बीमारी है। जरूरत है उसकी। आपके घर के बाहर जो झाड़ू लगाने आता है, जरूरत है उसकी। वो नहीं आएगा तो गंदगी हो जाएगी। समाज में एक सिस्टम बना हुआ है। पर कभी सोचा है आपने कि एक फिल्म स्टार की जरूरत क्या है? केवल मनोरंजन की जरूरत क्यों है आपको? क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस कहां से आया? क्योंकि वो जो वहां पर बढ़िया कपड़े पहन के दिखाते हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, फिर आप उनको देखते हो, उस तरह बनने के लिए आप और ज्यादा चीजें कमाना चाहते हो, फिर स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने के बाद आप जाकर के उनकी मूवी देख करके स्ट्रेस रिलीव करते हो। वो अरबों कमाते हैं, आप अपना पैसा गवाते हो। क्रिकेटर हमेशा अरबों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। क्रिकेट देखने वाले का क्या हो जाता है? उसका तो पैसा भी जाता है, टाइम भी जाती है, एनर्जी भी जाता है, बुद्धि भी जाती है। मैच देखने से पहले 4 दिन पहले से डिस्कस करने लग जाता है, मैच देखने के 4 दिन बाद तब देखता रहता है। इनकी जरूरत नहीं है समाज में। ये मनोरंजन कर रहे हैं। मनोरंजन की जरूरत कब होती है? जब आप उदास होते हो। जब अगर आप उदास ही नहीं हो तो आपको मनोरंजन की जरूरत ही नहीं है। मैं स्पोर्ट्स को केवल एक ही वजह से थोड़ा सा मैं उसको अहमियत देता हूं, वो है हेल्थ कॉन्शियस होना। पर स्पोर्ट्स की सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम स्पोर्ट्स से फिटनेस को तो कम आंकते हैं, पर उसके मनोरंजन को ज्यादा आंकते हैं। सचिन तेंदुलकर को देख करके या MS धोनी को देख करके या किसी भी स्पोर्ट्स के किसी भी हीरो को देख करके कितने लोग हैं जो फिट होने चले गए? बता दो मुझे। नहीं। ऐसा थोड़ी कि जो लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो क्रिकेटर्स की तरह फिट रहने की कोशिश करते हैं, वर्कआउट करते हैं। नहीं। अगर वो ये करे तो मैं कहूंगा हाँ, क्रिकेट का फायदा है। पर वो तो जुआ खेलते हैं क्रिकेट के ऊपर। वो तो मनोरंजन के लिए जाते हैं। बहस होती है, इसको ओवर क्यों नहीं दिया, उसको क्यों नहीं दिया। जिसने कभी गली में बैट नहीं पकड़ा वो भी डिस्कस कर रहा होता है, धोनी ने कहा गलती करी और विराट कोहली ने क्या किया। वो करोड़पति बन गए, वो बिजनेस टाइकून बन गए। आप असहमत हो सकते हो, पर अगर आप एक विजुअलाइज करो, एक इमेजिन करो कि दुनिया ऐसी चल रही है जैसी है, आपके आसपास की दुनिया। बस इसमें से 2-3 चीजें डिलीट कर दो कि वो है ही नहीं। मान लो कभी फिल्म का आविष्कार ही नहीं हुआ। कविता, लेखक, रंगमंच, नाट्य कलाकार, ये जो होते हैं, मूवीज, गाने, ये है ही नहीं, जीवन में है ही नहीं। मतलब हमें पता ही नहीं कि होता ही नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। हम इसको डिसिपेयर कर देते अपने जीवन से। क्रिकेट को भी, स्पोर्ट्स को भी। अब सोचो कि आपका जीवन क्या है। आपको कोई यार वैसे ही तो चल रहा है, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्योंकि तुलना करने के लिए भी आपके पास वो एग्जाम्पल नहीं है ना। आपने तो मान लिया कि है ही नहीं, तो आपका जीवन ऐसे ही चलेगा। आपको कोई धमकी देगा, आपके पास पुलिस है, आपके देश पर कोई हमला करेगा, फौज है, आप बीमार हो जाओगे, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, लैब इंचार्ज है, सफाई करने के लिए सफाई कर्मचारी है, सब कुछ है, सिस्टम सब कुछ चल रहा है। केवल बॉलीवुड नहीं है, मूवीज वगैरह या गाने वगैरह ये सब नहीं है, और स्पोर्ट्स वगैरह नहीं है। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। बल्कि इन चीजों में जो आप टाइम और एनर्जी जो खर्च कर रहे हो वो बचेगी, और उम्मीद है कि वो फिर आप अपने आप को डेवलप करने में अपनी काबिलियत पर खर्च करोगे। हमें इमोशनल नहीं होना है। किसान की इज्जत करो, फौजी की इज्जत करो। ये सच है कि किसान उगाएगा तो हम खाएंगे, पर अगर किसान उगाएगा सिर्फ हमें खिलाने के लिए नहीं, वो अपने लिए भी तो उगाएगा ना। पूंजीवाद आने से पहले हर आदमी खेती करता था और अपनी रोटी कमाता था। जो खाना होता था वो उगाता था। अनाज का आविष्कार दुनिया की भलाई के लिए थोड़ी हुआ। डिमांड एंड सप्लाई है बॉस। किसान वही फसल उगाता है जिसकी डिमांड होती है। जिसकी डिमांड नहीं होती, किसान भी वो फसल नहीं उगाएगा। इन चीजों को हमें प्रैक्टिकल होकर समझना है। हमें किसी की रिस्पेक्ट कम नहीं करनी है, पर हम ये कह रहे हैं कि किसी को ओवर रिस्पेक्ट भी नहीं देनी, क्योंकि बाकी के पेशे छूट जाते पीछे। एक आम आदमी जो दिन भर एक सिस्टम का हिस्सा है और उसके बाद वो पैसा कमाता है, फिर जाकर के सुबह ब्रेड बटर खरीद के लाता है। उस ब्रेड बटर के ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स लिखा होता है। वहां से जो इनडायरेक्ट टैक्स जाता है उसके थ्रू, भले वो इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, पर वो अगर एक गांव का आदमी अगर एक बीड़ी का बंडल भी लेता है ना, तो वो इंक्लूडिंग टैक्स होता है। तो वो उसने बीड़ी का बंडल लिया, पर उसने कभी इनकम टैक्स नहीं भरा। तो बीड़ी का बंडल लेने पे जो उसको टैक्स गया, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। वो कंपनी ने उसमें प्रोडक्ट की कीमत में टैक्स जोड़ा, फिर वो आगे सरकार को जमा हुआ, ऐसे करके इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं उसको। डायरेक्ट तो वो हो गया कि जो आपने जमा कर दिया।
वो आदमी भी तो सिस्टम का ना हिस्सा ही है ना। आप उसके योगदान को कैसे नकार सकते हो? आप क्या कर रहे हो अभी? वो शायद क्या वर्ल्ड कप जीते हैं, आप लोगों ने क्या कर डाला उसका? मतलब कुछ लोगों को आप बड़ा बनाए जा रहे हो, बनाए। कैसे लोग सड़कों पे उतर सकते हैं यार? तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। मैं अपनी राय रखता हूं। एक रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्या समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की हवस को शांत करती है अपने थोड़े से पैसों के लिए, जो समाज के अंदर बहुत बड़े अपराध कर सकते हैं। जो लोग मेरी इस बात से असहमत होंगे या रेड लाइट एरिया वेश्यावृत्ति को बड़ा संस्कार, परंपरा, धर्म के नाम पर जो उंगलियां उठाते हैं, जब कहीं पर गैंगरेप होता है तो वो बोलते हैं कि इतनी आग लग रही थी तो वहां क्यों नहीं जाते। ये तो आज बोल रहे हो। अगर कोई वहां चले जाए अपनी आग बुझाने के लिए तो आप बोलते हो कि देखो कितना बच्चलन आदमी है। कर क्या रहे हो दोगलों, पाखंडियों? सिस्टम में समाज, अगर फौजी देश के दुश्मनों को रोक रहा है, पुलिस असामाजिक तत्वों को समाज में रोक रही है, तो एक वेश्या भी ऐसे अपराधी को रोकने में कामयाब हो रही है जो समाज में जाकर के अपनी वासना की वजह से अपराध कर सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं मानसिक कमजोर होते हैं, या उनके मानसिक मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को क्राइम में बदल देते हैं। हर एक का एक वो है। यही वजह है कि मैं हर एक की रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ हो, होटल का सिक्योरिटी गार्ड हो, मैं दुबई में टैक्सी में सफर करूं, कहीं भी हर आदमी की इज्जत करता हूं, हर आदमी से बात करता हूं पूरे सम्मान के साथ। रसल खेमा में जाता हूं, गार्ड आता है, मुझसे हाथ मिलाता है, मेरे को नाम से जानता है, मैं उसे नाम से जानता हूं। मुझे देख करके लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। वो ये नहीं कि मैं उनको कोई खाने पीने की चीज दे रहा हूं या कभी टिप दे रहा हूं, नहीं, वो इसलिए कि मैं उनको इज्जत भी दे रहा हूं। डर नहीं लगता बॉस? किसी दिन उल्टा टंगूंगा इस वजह से, मुझे पता है। आप मेरे बेहतर तथ्यों को इतनी जल्दी मत करो। यहां सुना, अरे बकवास कर रहा है, अरे गलत हो रहा है, अरे सुना, 10 मिनट रैशनल होकर के उसको टटोलो तो सही, फिर बोलोगे यार ये वैलिड पॉइंट है, आपने ये जो पॉइंट उठाए हैं ये पॉइंट आपने मिस किए, ये पॉइंट आपके गलत है। गलत है, मैं उसको देखूंगा और मैं बोलूंगा बॉस मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने अपनी ये राय रखी थी, गलत है। आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत। पत्नी और वेश्या में एक चीज का अंतर है, बाकी सब समानता है, सब समानता है। अभी बनाऊं मैं वीडियो की पत्नी और वेश्या एक जैसी है, आप लोग तो पागल हो जाओगे। मैं कह रहा हूं मैंने क्या बोला है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये देखो कि मैंने जो बोला जिस वजह से, वो वजह सही है या गलत है। सोर्स को चेक करो। मैं कोई भी चीज ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं और पूरे खुले मन से बात करता हूं। अपने करेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि हाँ मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स मुझसे छूट सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को मैंने गलत समझा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ चीजों को गलत समझाऊं। यही तो मजा है। मैं अपनी जिंदगी के साथ प्रयोग करता हूं। अब आजकल पिछले कुछ महीनों से मैं अपने थॉट्स के साथ प्रयोग कर रहा हूं, अपनी भावनाओं के साथ प्रयोग कर रहा हूं। हालांकि मैं भावनात्मक आदमी नहीं हूं, इमोशनल नहीं हूं, पर 20% हूं, थोड़ा तो इमोशनल आदमी होता ही है। अपने इमोशंस के साथ, अपनी भावनाओं के साथ प्रयोग कर रहा हूं कि कहां तक वो जा सकती है, कैसे हम अपने आप को दुख पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारी भावनाओं से मिलने वाले दुख है जो मुझे मिले ही नहीं, तो मुझे मालूम ही नहीं कि उसके बाद आदमी की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो आजकल मैं पंगे ले रहा हूं, उन भावनाओं को डेवलप करके ठेस पहुंचा रहा हूं। वो वाली ठेस नहीं जो बात बात पे आस्था की ठेस पहुंच जाती है। तो बॉस डर नहीं लगता, इसलिए फंसूंगा मैं, मुझे मालूम है। जिस दिन YouTube ने कुछ वीडियो वायरल कर दी, जिस दिन आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना शुरू कर दिया, उसको YouTube को मैसेज चले गया, एल्गोरिदम को उसने 2-4 वीडियो उठा के वायरल कर दी ऐसे, तो उस दिन दिक्कत आएगी। देखेंगे तब। चाणक्य से कुछ तो सीखा है।
या एरिस्टोटल से भी कुछ सीखा है, तो देखेंगे तब की सिचुएशन में क्या करेंगे। क्योंकि आप में से शायद 10% ही लोग होंगे जो जेन्युइनली साथ खड़े होंगे, बाकी तो कहेंगे कि हम आपके साथ है, सोशल मीडिया पे कमेंट करेंगे नहीं राकेश जी घबराना मत, हम आपके साथ है, बस इससे आगे नहीं। यही तो है, यही तो भीड़ है दोनों तरफ। चलो ऐसे मन किया था बात करने का, वो कल लाइव में कुछ कमेंट आए थे तो वो दिमाग में बात चल रही थी, मैंने कहा चलो ये वीडियो बनाना है। वो पत्नी और वैश्या वाला, पति पत्नी का रिश्ता सबसे झूठा रिश्ता होता है, इस पर मैंने ऑलरेडी दुबई में वीडियो बनाया था। थोड़ा समाज शास्त्र को भी पढ़ा करो कि समाज की बनावट कैसी हुई है, इसमें क्या खामियां है, क्या अच्छाइयां है। ऐसा नहीं कि समाज पूरी तरह गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि समाज के सारे नियम गलत है। अगर सब कुछ चल रहा है तो कुछ चीजें तो सही भी होंगी ना, ऐसा थोड़ी कि सब गलत है। पर हमें संशोधन के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि जो चल रहा है बस उस पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो मार दो गोली, इसको मार दो, पंसारे को गोली मार दो, गौरी लंकेश को गोली, दाभोलकर को मार दो गोली। ये हल नहीं है बॉस, ये हल नहीं है। गांधी जी की विचारधारा नहीं समझ में, मार दो गोली। एक बूढ़े निहत्ते आदमी को मार के क्या कर रहे हो आप खुद ही हार गए। क्योंकि विचार को विचार से हराओ ना, विचार को विचार से हराओ। आप विचार को विचार से हरा नहीं पा रहे हो तो फिर आप ये हरकत कर रहे हो। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।